दोस्तों नमस्कार। दोस्तों लास्ट लेक्चर में हमने देखा था हड़प्पा के प्रमुख साइट और उनकी खोज किसने की थी। आज हम प्रमुख साक्ष्यों के बारे में देखेंगे, जिसमें हम हड़प्पा की प्रमुख प्रमुख साइट के बारे में जानेंगे और वहाँ पर क्या साक्ष्य मिले थे इनके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि हड़प्पा में जो लोग निवास करते थे वो कौन कौन से निवास करते थे। दोस्तों हड़प्पा में जो लोग निवास करते थे वहाँ पर मिलने वाले जो उनके कंकाल हैं, उनके अवशेष मिले हैं, उनके आधार पर उनका अंदाज़ा लगाया गया है। तो प्रमुख 4 प्रजातियाँ मिली ही हैं वहाँ पर, 4 प्रजातियों के अवशेष मिले हैं। पहला जो अवशेष था वो था भूमध्य सागरीय, भूमध्य सागरीय, इसको मेडिटेरियन भी बोलते हैं, मेडिटेरियन, क्योंकि जो ये भूमध्य सागर इसको मेडिटेरियन सी कहा जाता है। दूसरी जो प्रजाति मिली है वो मिली है प्रोटोस्टिलाइड, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड। तीसरी जो प्रजाति मिली है वो मिली है अल्पाइन। अब इसमें और हाँ, एक चौथी और बच गई। चौथी जो प्रजाति मिली है वो मिली है मंगलोइड। और ऐसी बात नहीं है कि ये सिर्फ हड़प्पा में ही मिलते थे, ये प्रजातियां आज भी भारत में मिलती हैं। यदि आप भूमध्य सागरीय प्रजातियों की बात देखें तो ये दक्षिण भारत में खासकर केरल और तमिलनाडु में कुछ खास जगह पर ये मिलती हैं। प्रोटोस्टेलाइड की बात करें तो साउथ इंडिया के जो ट्राइब्स हैं, साउथ इंडिया के जो ट्राइब्स हैं, साउथ इंडिया के ट्राइब्स का मतलब दक्षिण भारत के जो आदिवासी हैं वो, उनकी प्रजाति ये है। अल्पाइन की यदि बात करें तो ये बंगाल, उड़ीसा, गुजरात और कुछ कुछ महाराष्ट्र का क्षेत्र, ये पूर्णतः बंगाल नहीं है, बंगाल का कुछ क्षेत्र, उड़ीसा का कुछ क्षेत्र, गुजरात का कुछ क्षेत्र, महाराष्ट्र का कुछ क्षेत्र, वहाँ पर ये अल्पाइन प्रजाति पाई जाती है। और जो मंगलोइड प्रजाति है, मंगलोइड प्रजाति है, ये कहाँ कहाँ मिलती है? ये एक तो हिमालय की तलहटी में मिलती है, हिमालय की तलहटी। अब यदि आप हिमालय की तलहटी में देखेंगे तो एक कौन कौन से राज्य आते हैं? हिमाचल, दूसरा उत्तराखंड, ये पूर्णतः उत्तराखंड में नहीं है, उत्तराखंड का जो तलहटी वाला क्षेत्र है वहाँ पर मिलते हैं। इसके अलावा जो मंगलोइड प्रजाति पाई जाती है वो हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पाई जाती है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कौन कौन से स्टेट आते हैं? 7 सिस्टर्स आती हैं, जिसमें 8 राज्य आते हैं। उनमें सिक्किम है, मणिपुर है, असम है, अरुणाचल है, मिजोरम है, त्रिपुरा है। ये सभी जो नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्य आते हैं वो इसमें, वहाँ पर ये मंगलोइड प्रजाति पाई जाती है। अब देखते हैं वहाँ के प्रमुख स्थल। अब सबसे पहला स्थान लेते हैं हड़प्पा। अब जो हड़प्पा से जो प्रमुख साक्ष्य मिले थे, दोस्तों इस साक्ष्यों के बारे में मैं एक बात आपको बता दूं। यदि साक्ष्यों को आप बिना किसी पैटर्न के रटने की कोशिश करोगे तो आपका सब कुछ मैसअप हो जाएगा। तो आपको एक विशेष प्रकार का पैटर्न बनाना पड़ेगा। यदि उस पैटर्न से आप याद करोगे तो एक सीक्वेंस बन जाएगा, तो उससे आप भूल नहीं पाओगे। हड़प्पा में सबसे पहले जो मिला था वो शंख का बैल, शंख का बैल। अब शंख क्या है? शंख दोस्तों एक समुद्री जीव है, समुद्री जीव है, मोलस्का संघ का है, इसको पायला भी कहते हैं। तो कई बुक्स में शंख की जगह पर आपको पायला लिखा मिल सकता है, तो इससे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो शंख है इसको पायला कहा जाता है, शंख का बैल। अब शंख के बैल पर क्या धरेंगे? ताबूत रखेंगे। ताबूत क्या होता है? ताबूत होता है जिसमें डेड बॉडी को रखा जाता है, मतलब सावधान पेटी का।
अब ताबूत में रख करके कहां पर लेकर जाएंगे? कब्रिस्तान में लेकर जाएंगे। और उस कब्रिस्तान का नाम क्या होगा? R37। तो जो हड़प्पा में क्या क्या मिला है? शंख का बैल मिला है, ताबूत मिला है, सावधान पेटिका मिली है, कब्रिस्तान मिला है जिसका नाम है R37। इसके अलावा गेहूं और जौ के दाने मिले हैं। गेहूं और जौ के दाने मिले हैं। अब जब आपको पता है गेहूं और जौ के दाने मिले हैं, तो एक यहाँ पर गेहूं और जौ के दाने से पहले एक बात और ध्यान रखना, यहाँ पर उर्वरता की देवी, उर्वरता की देवी का भी साक्ष्य मिला है, उसकी मूर्ति मिली है। उसके गर्भ से निकलता हुआ पौधा, इसलिए उसको उर्वरता की देवी कहा जाता है। तो उर्वरता की देवी मिली है, तो गेहूं और जौ के दाने। अब गेहूं और जौ जब आपके पास हैं तो उनको रखने के लिए भी चाहिए, तो अन्नागार भी मिला है। अब अन्नागार क्या होता है? अन्नागार ये होता है, जैसे राजस्थान में खासकर यदि आप देखोगे, ये पश्चिम राजस्थान में पाया जाता है और पूर्वी राजस्थान में भी पाया जाता है। ये अन्नागार पर क्या होता था, जो पहले की महिलाएं होती थी वो अनाज को रखने के लिए एक मिट्टी का एक बॉक्स बनाती थी, उसको कोठी कहते थे, कई जगह पर पेयोला भी बोलते हैं उसको। तो उसको अन्नागार कहा जाता है। तो अब अन्नागार को डेकोरेट करने के लिए कुछ उस पर विशेष प्रकार के स्ट्रक्चर बनाते थे, उस पर खासकर गणेश जी को स्थापित किया जाता था। तो अन्नागार पर जो एक तो अन्नागार मिला, हमें एक पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो अन्नागार को डेकोरेट करने के लिए आपको स्वास्तिक बनाना पड़ेगा। तो वहां पर हड़प्पा में स्वास्तिक का साक्ष्य भी मिला है। अब अन्नागार आपने बनाया है तो उसको खोलने के लिए एक दरवाजा लगाना पड़ेगा, और दरवाजे के लिए आपको एक, जैसे आपने देखा होगा, एक विशेष प्रकार का एक होता है, वो गोल सा होता है, एक राउंड सा, उसको घुमाया जाता है, तब उसमें चूड़ियाँ कसती हैं, फिर वो खुलता है। तो आपको एक कुंडी लगानी पड़ेगी, मतलब वहाँ पर चक्र का साक्ष्य भी मिला है। अब अन्नागार में आपने अनाज डाल दिया, तो उसको नापने, भाई कहाँ तक अनाज भरा हुआ है, तो सीप का स्केल या पटरी, सीप की पटरी का भी साक्ष्य मिला है। तो आप इनको एक बार फिर से देखिए, हड़प्पा में शंख का बैल मिला है और ताबूत मिला है, सावधान पेटिका मिली है, कब्रिस्तान मिला है, R37 मिला है, गेहूं और जौ और अन्नागार, स्वास्तिक, चक्र, सीप की पटरी और उर्वरता की देवी के साक्ष्य मिले हैं। दोस्तों दूसरा स्थान आता है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो है हड़प्पा की सबसे बड़ी साइट है। जब खोज हुई थी तो इसके नाम से ही जाहिर है, नाम सबसे बड़ा है तो सबसे बड़ा हो गया। अब मोहनजोदड़ो जो है, यहाँ का जो प्रमुख स्ट्रक्चर मिला है, जो सबसे प्रमुख जो इसका साक्ष्य है, वो मिला है स्नानागार। और स्नानागार में भी कौन सा है? पब्लिक स्नानागार, जिसे हम्माम भी कहते हैं, सार्वजनिक हम्माम। अब इसको भी हम एक पैटर्न में देखने की कोशिश करेंगे। जब आप स्नानागार में जाओगे तो क्या करोगे? नहाओगे। नहाने के बाद में शरीर को कपड़े से पोंछा जाता है, तो यहाँ पर सूती कपड़े का साक्ष्य, तौलिए से पोंछा जाता है, सूती कपड़े का साक्ष्य मिला है। अब नहा लिए, सूती कपड़े से आपने शरीर पोंछ लिया, उसके बाद में फिर आप कहाँ जाओगे? मंदिर में जाओगे। मंदिर में जाओगे तो देवी की पूजा करोगे, तो मातृ देवी की मूर्ति मिली है यहाँ पर, मातृ देवी की। जब देवी को पूज लिया तो देवता को भी पूजना पड़ेगा, तो भगवान पशुपतिनाथ, ये मोहर पर अंकित है, ठीक। अब जब नहाओगे तो मिट्टी गीली होगी। अब गीली मिट्टी से आप कुछ भी बना सकते हैं, तो गीली मिट्टी हो गई, तो गीली मिट्टी से आप क्या बना सकते हैं? दिया भी बना सकते हैं, तो दिए के साक्ष्य मिले हैं। अब इससे आप
ईंट भी बना सकते हैं, तो सबसे बड़ी ईंट भी मोहनजोदड़ो से मिली है। अब इसके अलावा जो हमने हड़प्पा में हमने कोठी में अनाज भरा था, तो उसको तोड़ने के लिए भी चाहिए कुछ, तो मिट्टी का तराजू भी, तराजू। अब इनको कच्चा तो इस्तेमाल कर नहीं सकते हैं, तो इनको कुछ पकाना पड़ेगा। पकाने के लिए क्या किसका इस्तेमाल किया जाता है? भट्टे का, जिसे राजस्थानी भाषा में हाव भी कहा जाता है। तो 6 भट्टे मिले थे। अब 6 भट्टों में इनको पकाया जाता था। इसके अलावा यहां पर गले हुए तांबे के भी साक्ष्य मिले हैं, गले हुए तांबे के साक्ष्य। आप इनको फिर से देखिए। मोहनजोदड़ो से स्नानागार का साक्ष्य मिला है, सूती कपड़े का मिला है, मातृ देवी की मूर्ति मिली है, पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है, गीली मिट्टी से दिए मिले, ईंट मिले, तराजू मिले हैं, 6 भट्टे मिले हैं, गले हुए तांबे के साक्ष्य मिले। अब जब गले हुए तांबे के साक्ष्य मिले, इसके अलावा एक कांसे की नर्तकी भी मिली है, कांसे की नर्तकी डांसर। तो ये मोहनजोदड़ो से प्रमुख मिलने वाले साक्ष्य हैं। अगला स्थान आता है चन्नूड़ो। अब यहां से क्या क्या मिला है? यहां से सब कुछ साज सज्जा के सामान मिले हैं। तो सबसे पहले मिली है लिपस्टिक मिल गई, तो बाल भी बनाने ही पड़ेंगे। तो यहां पर कंघा भी मिला है। अब कंघा मिला है, तो अब लिपस्टिक लगा ली, कंघे से बाल बना ली, तो कार में बैठना पड़ेगा, तो 4 व्हीलर का साक्ष्य भी मिला है। 4 पहिए की गाड़ी, 4 पहिए की गाड़ी के भी साक्ष्य मिले हैं। अब गाड़ी में बैठ गए, तो गाड़ी को भी कुछ डेकोरेट करना पड़ेगा। तो यहां पर गाड़ी में रखने के लिए छोटे छोटे 4 अलंकृत हाथी भी मिले हैं। तो ये चन्नूड़ो से मिलने वाले प्रमुख साक्ष्य हैं। क्या क्या है? लिपस्टिक है, कंघा है, 4 पहिए की गाड़ी है, और अलंकृत हाथी है। तो ये चन्नूड़ो से मिलने वाले प्रमुख साक्ष्य हैं। अगला स्थान लेते हैं हम बनावली। बनावली से क्या मिला है? बनावली से मिला है मिट्टी का हल। ये बनावली का प्रमुख वो है। बनावली से मिलने वाला प्रमुख साक्ष्य क्या है? मिट्टी का हल। राखी गढ़ी का भी देख लेते हैं। राखी गढ़ी भारत में हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थान है। तो राखी गढ़ी से क्या क्या मिला है? राखी गढ़ी से मिला है, अब राखी है तो राखी को रक्षा भी कहते हैं, राखी मतलब रक्षा, तो रक्षा प्राचीर मिली है। रक्षा प्राचीर का मतलब है, रक्षा का मतलब सिक्योरिटी और या प्रोटेक्शन, और प्राचीर का मतलब दीवार है, एक ऐसे एक मकान ये है, तो इसकी चारों तरफ सुरक्षा के लिए बाउंड्री बना दी, तो उसको रक्षा प्राचीर। अब इसके बाद में जो अगला स्थान आता है वो आता है लोथल। अब आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की आवश्यकता है इसको याद करने के लिए। किस तरीके से आप इसको याद करेंगे? लोथल है, अब आपको पता है ये कहाँ है? अहमदाबाद में। अहमदाबाद गुजरात में है। अब ये समुद्र के किनारे है। तो सबसे पहला साक्ष्य हो गया बंदरगाह, जिसे सी पोर्ट या पोर्ट भी कहते हैं। अब आपको समुद्र में जाने के लिए सबसे पहले किस चीज की आवश्यकता होती है? क्योंकि समुद्र में तो कोई रास्ते नहीं होते हैं, कुछ नहीं होते, तो कुछ डायरेक्शन का अंदाजा लगाना एक बहुत चुनौती भरा काम होता है। तो यहां पर एक कंपास भी मिला है।
इसके अलावा यहाँ से फारस की मोहर भी मिली है, फारस की मोहर। अब फारस का संबंध ईरान से, फारस मतलब ईरान, और मेसोपोटामिया मतलब इराक, तो ये फारस की मोहर मिली। अब इससे मिलने से हम क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं? इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बंदरगाह के पास में फारस की मोहर मिली है, तो इसका मतलब है कि फारस से कोई ट्रेडिंग रिलेशन हमारे थे, कुछ न कुछ एक्सपोर्ट इंपोर्ट हम करवाते थे, इसलिए फारस की मोहर यहाँ पर मिली है। अब इसके अलावा क्या मिला है यहाँ पर? इसके अलावा मिला है यहाँ पर चावल, चावल के साक्ष्य मिले यहाँ पर। अब जब चावल के मिले तो चावल की भूसी भी मिलेगी, चावल की भूसी। इसके अलावा मन का उद्योग के भी साक्ष्य लोथल से ही मिले हैं। तो लोथल से मिलने वाले प्रमुख साक्ष्य कौन कौन से हो गए? बंदरगाह, कंपास, इनको आप एक पैटर्न बनाइए, बंदरगाह, कंपास, फारस की मोहर, चावल, चावल की भूसी और मन का उद्योग के साक्ष्य, ये लोथल के प्रमुख साक्ष्य हैं। अगला स्थान देखते हैं हम, कालीबंगा। अब अगला स्थान आता है कालीबंगा, कालीबंगा। अब कालीबंगा हनुमानगढ़ में, राजस्थान में है। तो यहां से क्या क्या मिला है? तो आप यदि इसके नाम में यदि थोड़ा सा घुसने की कोशिश करेंगे तो बंग आ रहा है, तो मतलब यहाँ पर बेंगल, बेंगल एक शब्द होता है, बेंगल मतलब होता है चूड़ियाँ, तो यहाँ पर चूड़ियों के साक्ष्य मिले हैं, चूड़ियों के। और वो किस किस की मिली है? किस किस की? कांच और मिट्टी, कांच और मिट्टी की चूड़ियाँ मिली हैं। इसके अलावा जो कालीबंगा जो फेमस है उसके लिए है, वो है 7 अग्नि वेदिकाएं मिली हैं यहाँ पर। सात अग्नि वेदिकाएं मिली हैं। इसके अलावा यहाँ पर जुते हुए खेत के भी साक्ष्य मिले हैं, जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। अब इसके अलावा यहाँ पर सूती कपड़े की छाप भी मिली है, कपड़े की छाप, तो और कपड़ा कौन सा? सूती। इसके अलावा सूती मतलब कॉटन। इसके अलावा सिलबट्टे के भी साक्ष्य मिले हैं यहाँ पर। सिलबट्टा, सिलबट्टा होता है ना जो मसाला पीसने के लिए काम में आता है, सिलबट्टा। इसके अलावा यहाँ पर कॉपर की एक्स भी मिली, जिसे बोलते हैं तांबे की कुल्हाड़ी, तांबे की कुल्हाड़ी के भी साक्ष्य मिले हैं। फिर से देखिए कालीबंगा से क्या क्या मिला है? चूड़ियों के साक्ष्य मिले हैं, सिलबट्टा मिला है, कांच और मिट्टी की बनी थी ये, 7 अग्निवेदिकाएं मिली हैं, जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, सूती कपड़े की छाप मिली है, तांबे की कुल्हाड़ी मिली है। इसके अलावा जो अगला स्थान आता है वो आता है सुरकोटदा। सुरकोटदा से एक बात ध्यान रखना, घोड़े की अस्थियां मिली हैं, घोड़े की अस्थियां। इसके अलावा एक विशेष प्रकार का वो मिला है जिसे बोलते हैं विशेष प्रकार का की कब्र, विशेष प्रकार की कब्र, विशेष प्रकार की। और लोथल में एक चीज और याद रखना आप, लोथल में 3 युगल समाधियां भी मिली हैं, 3 युगल समाधियां। दोस्तों ये तो हो चुकी हैं हड़प्पा के प्रमुख साइट और वहां पर मिलने वाले प्रमुख साक्ष्य। अब हम देखते हैं कि हड़प्पा नष्ट कैसे हुई। अब दोस्तों हम देखते हैं कि हड़प्पा नष्ट कैसे हुई। दोस्तों हड़प्पा के नष्ट होने की कहानियां बहुत सारी प्रचलित हैं, अलग अलग हिस्टोरियन हैं जो अलग अलग बात मानते हैं। अब थोड़ी थोड़ी सभी की बात माननी पड़ेगी और कुछ अपना भी दिमाग लगाएंगे।
कुछ लोग कहते हैं कि जैसे व्हीलर एक उनमें से एक है, वो कहते हैं आर्यों का आक्रमण, आर्यों का आक्रमण, ये एक कारण बताया जाता है। दूसरा एक कारण बताया जाता है बाढ़ के कारण, क्योंकि यदि आप उसकी लोकेशन देखोगे तो नदी के किनारे है, तो हाँ बिल्कुल बाढ़ एक कारण हो सकता है, बाढ़ के कारण। एक कारण बताया जाता है महामारी, बिल्कुल ये संभव है, क्योंकि अभी कोरोना चल रहा है, तो कोरोना में कितनी तबाही हुई ये आपको पता ही है, तो महामारी भी एक कारण, संभावित कारण हो सकता है। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज भी एक कारण बताते हैं। अब क्लाइमेट चेंज की वजह से सूखा पड़ा होगा, तो क्लाइमेट चेंज भी एक कारण हो सकता है। इसके अलावा कुछ लोग ये मानते हैं कि भाई वहाँ पर अस्थिरता आ गई हो और गृह युद्ध छिड़ गया हो, तो एक राजनीतिक अस्थिरता भी एक कारण हो सकता है। लेकिन मेरा मानना है कि राजनीतिक अस्थिरता से कंप्लीटली इस तरीके से तबाह नहीं हो सकते। राजनीतिक अस्थिरता, अब दोस्तों बात यह है, कोई भी सभ्यता पूर्ण रूप से कभी समाप्त नहीं होती है। जब एक सभ्यता समाप्त हो रही होती है तो उसके पैरेलल में उसकी बुनियाद पर दूसरी सभ्यता जन्म ले रही होती है। अब जब ये सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता समाप्त हुई, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर कुछ लोगों ने पलायन भी किया होगा। तो जैसे आपने उज्जैन का नाम सुना होगा, तो उज्जैन में साक्ष्य मिले हैं, तो इसी के समकालीन, मतलब इसका जो लास्ट फेज था वहाँ से आगे के साक्ष्य मिले हैं। तो जैसे जोरवे की संस्कृति है, आहड़ की सभ्यता है, मालवा सभ्यता है और कायथ सभ्यता है। तो हम ये बात बोल सकते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता है इसकी बुनियाद पर ही ये सभ्यताएं तैयार हुई हैं, दूसरी सभ्यताएं। अब दोस्तों हम ये देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता ने हमको दिया क्या क्या है। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता ने बहुत कुछ दिया है, तो उनको हम समराइज में देखेंगे कि क्या क्या दिया है। सबसे पहली बात, नगर नियोजन। नगर नियोजन ये हमें हड़प्पा ने दिया है। इसके अलावा जो आपने एफसीआई के गोदाम सुने होंगे, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के गोदाम, तो अन्नागार से आप उनकी तुलना कर सकते हैं। तो अन्नागार, इसके अलावा जल निकासी व्यवस्था, इसके अलावा धर्म का महत्व, इसके अलावा प्रकृति की पूजा, इसके अलावा देवताओं की पूजा, अब देवताओं में जैसे अब मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया था कि वो सूरज को भी देवता मानते थे, पृथ्वी को भी मानते थे, ये प्रकृति के एलिमेंट्स की ज़्यादातर पूजा करते थे। इसके अलावा उन्होंने हमें मापतोल की प्रणाली दी, मापतोल, क्योंकि आपको पता है तराजू के भी साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा जल प्रबंधन भी इन्होंने दिया है, जल प्रबंधन भी इन्होंने दिया है। इसके अलावा कॉटन भी इन्हीं ने दिया है, सूती या कॉटन। इसके अलावा जिसे फसल पैटर्न, क्या बोलते हैं, फसल पैटर्न, हाँ, फसल पैटर्न भी इन्होंने ही दिया है। तो हम ये देख सकते हैं, ये प्रमुख देन है हड़प्पा की। इसके अलावा बहुत सारी देन है जो हमने उसमें देख ली हैं। मैंने सिर्फ समराइज करने की कोशिश की है कि ये चीज़ हैं जो इन्होंने हमको हड़प्पा से हमको मिली हैं। नगर नियोजन है, अन्नागार, जल निकासी व्यवस्था है, धर्म का महत्व, प्रकृति की पूजा, देवताओं की पूजा है, मापतोल है, जल प्रबंधन है, सूती है, फसल पैटर्न है। अब दोस्तों मेरी तरफ से हड़प्पा सभ्यता पूरी हो चुकी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम वैदिक सभ्यता को शुरू करेंगे। दोस्तों एक बात और,
आपने पाप तो खूब किए हैं, आपने भी किए हैं, हमने भी किए हैं, तो कुछ पुण्य कमाने का भी एक थोड़ा सा एक जरिया बताता हूं। पुण्य नंबर 1, लाइक कीजिए। दूसरा पुण्य, कमेंट कीजिए। तीसरा पुण्य, शेयर कीजिए। चौथा पुण्य, सब्सक्राइब कीजिए। क्योंकि हमने हड़प्पा को पढ़ा है तो वहाँ साक्ष्यों में हमें कुछ धर्म का महत्व बताया है, तो उस धर्म के महत्व को अपने जीवन में भी उतारना चाहिए। तो आप यदि ये 4 पुण्य कर देते हैं तो आपके 4 पाप तो माइनस होंगे ही होंगे। स्टे ट्यून, धन्यवाद।